टॉप्स स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो हम बात करेंगे बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है विद्युत उत्पादन। इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से जनरेट की जाती है, किस तरीके से पैदा की जाती है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के बाद इसे किस तरीके से वितरण किया जाता है, यानी कि इसे किस तरीके से पारेषण लाइनों के द्वारा या फिर कह सकते हैं अपन कि एक जगह से दूसरी जगह पर किस तरीके से भेजा जाता है, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का स्टेप अप किया जाता है, किस तरीके से इसका स्टेप डाउन किया जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कि विद्युत धारा भाई उत्पन्न कैसे होती है, विद्युत धारा बनती कैसे है। ठीक है, वो चीज़ देखेंगे। देखो, सबसे पहले मैं बात बताऊं कि आपको मालूम होगा कि एक फैराडे नाम का वैज्ञानिक था, फैराडे, जिसने कहा था कि यदि किन्हीं दो चुंबकीय क्षेत्रों के मध्य, जैसे कि ये N है और ये क्या है भाई S, तो दो चुंबकीय क्षेत्र के मध्य यदि किसी चालक तार को यानी कि किसी कंडक्टर को यदि आप रोटेट कराएंगे या फिर इसे जोर जोर से घुमाएंगे तो उसमें क्या होगा कि ये दोनों जो चुंबकीय क्षेत्र हैं इनके फ्लक्स को वो चालक पदार्थ काटेगा, यानी कि इनकी रेखाओं को काटेगा, और रेखाओं को काटने के कारण यहाँ पे जो भी चालक तार होगा या फिर चालक पदार्थ होगा उसमें विद्युत जनरेट हो जाएगी, या फिर कह सकते हैं विद्युत पैदा हो जाएगी। लेकिन सुनो, ये तो हो गए एक छोटे मोटे बात, यानी कि आप भाई इसको घुमाने के लिए अगर छोटी मोटी हमको पावर चाहिए तब तो अपन ये कर सकते हैं, किंतु अगर हमें बहुत ज़्यादा पावर की आवश्यकता है, पूरे वर्ल्ड के लिए या फिर कहूँ कि पूरे देश के लिए अगर पावर चाहिए, तो वो किस तरीके से प्राप्त करनी है, किस तरीके से हमें पैदा करनी है, वो चीज़ हम देखते हैं। देखो भाई, मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन 5 तरीके से किया जाता है। कितने तरीके? 5 तरीके। आराम आराम से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। आपने यदि पुरानी बुकों में देखा होगा तो आप कहोगे कि सर वहाँ पे हमको 4 ही बता रखे हैं कि मुख्य रूप से विद्युत का उत्पादन 4 तरीके से होता है। देखो भाई, वास्तविकता में अगर देखा जाए तो 4 तरीके आपको बिल्कुल सही बात है, वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन जो 4 तरीके होते हैं वो होते हैं अल्टरनेटर के द्वारा। अल्टरनेटर जो होता है, अल्टरनेटर, उसका यूज करके। देखो, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या फिर मैं कहूँ कि आपको विद्युत चाहिए तो भाई आपको एक अल्टरनेटर जरूर चाहिए, क्योंकि अल्टरनेटर क्या करता है कि अल्टरनेटर, जैसे अभी फैराडे ने कहा था, फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत है उसके आधार पे उसने कहा था कि यदि किसी दो या फिर कहें कि किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यदि किसी चालक तार को घुमाया जाए या फिर चालक पदार्थ को घुमाया जाए तो उसमें विद्युत जनरेट हो जाती है। वैसे ही ये अल्टरनेटर कार्य करता है। अल्टरनेटर में भी क्या होता है कि दोनों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है, यानी कि जो उसकी स्टेटर होता है, जो बॉडी से कनेक्ट रहता है, स्टेटर बॉडी के टच में नहीं रहता। ये ध्यान रखना कि बॉडी के टच में नहीं रहेगा। होता क्या है कि बॉडी से थोड़ा स्पेस रहता है और वहाँ पे स्टेटर रहता है, बीच में एक रोटर होता है, तो रोटर को किसी भी तरीके से मैकेनिकल दिया जाता है, मैकेनिकल ऊर्जा उसको दी जाएंगे, यानी कि रोटर को क्या करेंगे, घुमाएंगे। रोटर में हलचल होगी, है ना भाई, तो रोटर जब घूमेगा तो वो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं को काटेगा या फिर कह सकते हैं कि उनका छेदन करेगा। ठीक है, तो वो छेदन जब करेगा तो उससे क्या होगी, विद्युत जनरेट होगी। ठीक है भाई, तो अल्टरनेटर का होना, मुख्य रूप से अल्टरनेटर होना चाहिए। ये अपने लिए एक मौलिक कह सकते हैं कि बिल्कुल हमें इसकी आवश्यकता है, मौलिक आवश्यकता है अल्टरनेटर की। अब देखो 4 तरीके कौन कौन से आप होते हैं। एक होता है जल, आपने देखा होगा जो पावर प्लांट होते हैं ना, पावर प्लांट। ठीक है, आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे दिखा देंगे हम। तो जो जल वाला होता है या फिर अपन कह सकते हैं कि जल शक्ति केंद्र, जल शक्ति केंद्र। अब भाई देखो, जल शक्ति जो केंद्र होता है इसे आप कह सकते हैं वाटर पावर प्लांट। ठीक है, वाटर पावर प्लांट इंग्लिश में आप इसे बोल सकते हैं। इसमें होता क्या है ये चीज हमें समझनी है। ठीक है, फिर दूसरा जो हम देखेंगे, पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या क्या हम पॉइंट देखने वाले हैं। एक जो होता है जिसे अपन कह सकते हैं थर्मल पावर प्लांट या फिर ताप शक्ति केंद्र, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि ताप शक्ति केंद्र। ठीक है, केंद्र।
ताप शक्ति केंद्र। अब इसमें क्या होता है, किस तरीके से विद्युत पैदा की जाती है, यानी कि एक जल के आधार पे पैदा की जाएगी, एक ताप के आधार पे यानी कि टेम्परेचर जिसे अपन कह सकते हैं उसके आधार पे पैदा की जाएगी। ठीक है, अब देखो भाई जैसे कि एक होता है एटॉमिक पावर प्लांट जिसे अपन परमाणविक शक्ति केंद्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई, परमाणविक शक्ति केंद्र, शक्ति केंद्र। अब ये क्या है, इनके बारे में अपन बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, विस्तार से बढ़िया से देखेंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बीच में अगर आप वीडियो मिस करेंगे तो भाई नुकसान आपका होगा। ठीक है, तो एक हो गया आपका परमाणविक शक्ति केंद्र और एक होता है डीजल शक्ति या फिर कह सकते हैं डीजल पावर प्लांट, इसे कह सकते हैं शक्ति केंद्र। ठीक है, सॉरी, शक्ति केंद्र, डीजल शक्ति केंद्र। ठीक है भाई, अब सुनो, सबसे पहले हम जल शक्ति केंद्र को अच्छे से समझते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं, किस तरीके से जल के द्वारा हमें विद्युत प्राप्त होती है, किस तरीके से बनाई जाती है। देखो भाई, पहले इसके मैं कुछ बातें बता देता हूं इसके बारे में, क्या क्या है। देखो, एक तो जल शक्ति जो केंद्र होता है, ये कोई भी जगह अगर अपन चुन ले तो वहां नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे जल हमें आपूर्ति, जल की आपूर्ति अच्छी होनी चाहिए, जल अच्छे तरीके से मिल जाना चाहिए, मतलब पानी बहुतायत मात्रा में हमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो पहली इसकी कंडीशन ये है जल शक्ति केंद्र बनाने के लिए। दूसरी कंडीशन भाई इसकी ये है कि इसके लिए हमें एक डैम तैयार करना होगा, या फिर कह सकते हैं कि एक बांध तैयार करना पड़ेगा, एक बांध बनाना पड़ेगा। तीसरी अगर मैं इसकी बात करूं, देखो पहली इसकी कंडीशन, चलो आपको पढ़ना ही क्या है जल शक्ति केंद्र, तो मैं इन सबको मिटा देता हूं। ये सब तो मैंने आपको बताया था कि इनके बारे में हम चर्चा करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, किस तरीके से विद्युत पैदा हो रही है वो देखेंगे, है ना भाई। तो देखो जल शक्ति केंद्र, है ना, तो पहली बात तो इसकी जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, जिसे अपन कह सकते हैं कि उनकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। एक तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे जल आपूर्ति से मिल जाना चाहिए, तो जल की आपूर्ति होनी चाहिए। जल की क्या होनी चाहिए भाई, आपूर्ति होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि वहां पे देखो लागत, जो डैम बनाएंगे उसमें शुरुआती लागत अधिक रहेगी, बाद में इसका खर्चा बहुत सस्ता हो जाएगा। इसलिए अपन कह सकते हैं कि शुरुआती लागत जो रहेगी ना इसकी शुरुआत में, ठीक है, वो ज़्यादा रहेगी। शुरुआती लागत जो रहेगी वो क्या रहेगी, अधिक रहेगी, मतलब ज़्यादा रहेगी। ठीक है भाई। तीसरी अगर मैं बात करूं इसकी कंडीशन की, तो देखो भाई एक ये अच्छी चीज़ है कि अगर आप जल शक्ति केंद्र या जल के द्वारा यदि विद्युत प्राप्त कर रहे हैं या विद्युत बना रहे हैं, कह सकते हैं कि जनरेट कर रहे हैं, तो भाई साहब इसमें क्या होता है कि वातावरण दूषित नहीं होता, मतलब प्रदूषित नहीं होता। तो ये भी एक अच्छी बात है, यानी कि वातावरण प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है, तो प्रदूषण जो है ये आपका नहीं होगा। ठीक है भाई, एक चीज ये हो गई। इसके बाद चौथी चीज ये है कि इसके लिए डैम जो बनाते हैं वहां पे नदियों का संगम होना चाहिए, या फिर नदी से या फिर कोई बड़ी नदी होनी चाहिए जिसका पानी को अपन इकट्ठा कर सके। ठीक है, तो नदी का होना भी आवश्यक है, क्योंकि भाई पानी खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, तो नदी जो है वो भी वहां पे होनी चाहिए। ठीक है, अपन कह सकते हैं नदी जो है वो भी रहेगी, तो या फिर कहेंगे कि पानी मिल जाए, वो इसी में आ गया कि पानी की अच्छे से आपूर्ति हो जानी चाहिए। ठीक है, तो वो पहला वाला ही पॉइंट आपका हो गया। अब देखो ये किस तरीके से तैयार किया जाता है, किस तरीके से नहीं किया जाता, उसको अच्छे से समझो। ठीक है, ये चीज़ आप आराम से नोट कर लेंगे। तो देखो होता क्या है कि इसमें जैसे कि मान लीजिए यहाँ से एक नदी जा रही है, ये नदी जा रही है। ठीक है भाई, आराम से समझो इसको, ये नदी जा रही है, चलो और भेज देते हैं इसको। ये नदी गई, ठीक है, ये घूमती घूमती गई, मैंने आप इसको बताया थोड़ा सा ऐसे ही, तो ये आपकी क्या हो गई, नदी। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे एक डैम बना दिया जाता है, मतलब एक दीवार खड़ी कर दी जाती है, बहुत ही मजबूत दीवार होती है। ठीक है, तो जैसे कि ये दीवार यहाँ पे खड़ी कर दी गई। अब होता क्या है कि भाई इधर से नदी जा रही थी, पहले ये आगे निकल रही थी, लेकिन इस नदी के बीच में
एक दीवार खड़ी कर दी गई जिसे डैम कहते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे एक बांध बना दिया गया, ठीक है। तो पानी क्या होगा, अब उधर नहीं जाएगा, पानी इधर ही रह जाएगा। तो पानी का स्तर धीरे धीरे, भाई नदी आके गिर रही है तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और पानी का स्तर माना कि यहाँ तक बढ़ गया, पानी यहाँ तक भर गया। अब होता क्या है कि यहाँ पे इसके दरवाजे रखे जाते हैं, जिसे अपन जैसे कि कहते हैं कहीं कहीं पे, अगर पता नहीं आपके वहाँ पे, लेकिन कहीं पे बोला जाता है कि ये मोरी है, ठीक है, मोरी के नाम से भी इसे बोलते हैं। तो ये दरवाजे बना दिए जाते हैं। तो ये दरवाजे काम क्या करते हैं, ये पानी की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो जैसे कि आपातकालीन स्थिति में कि हमें लग रहा है कि अभी बांध टूट सकता है, इस पे प्रेशर ज़्यादा है, तो उस स्थिति में इन दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे दरवाजे रखे जाते हैं। और यहाँ पे क्या किया जाता है, एक अल्टरनेटर नीचे में, ध्यान रहे, यहाँ पे देखो एक टरबाइन बनाई जाती है, कुछ इस तरीके से मैं टरबाइन बना देता हूँ। चलो थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको कि जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टरबाइन बनाई, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने एक टरबाइन बना ली। यहाँ पे ये टरबाइन आपकी तैयार हो गई। इसके बहुत सारे ये देखो, ये टरबाइन आपकी बन गई, ये बन गई टरबाइन। तो इसकी जो ये पत्ती नुमा संरचना दिख रही है, ये पंखा टाइप हो जाएगा। तो भाई देखो होता क्या है कि यहाँ से जैसे इसका द्वार खोलेंगे तो इधर से क्या गिरेगा, पानी गिरेगा। पानी बहुत हाइट से गिरेगा तो होता क्या है कि पानी बहुत प्रेशर से नीचे आएगा। प्रेशर से नीचे आएगा तो क्या होगा, ये जो पंखुड़ियाँ हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये जो टरबाइन है, इस पर प्रेशर के साथ गिरेगा। तो जैसे कि मेरा हाथ है और यदि इस पर कोई चीज़ प्रेशर के साथ गिरेगी तो बताओ हाथ नीचे की ओर जाएगा या ऊपर की ओर जाएगा, तो आप कहोगे नीचे की ओर। तो ये नीचे की ओर जाएगा तो ऐसे हाथ चला गया, फिर दूसरा पंखा आ जाएगा यहाँ, उस पर गिरेगा तो वो भी नीचे की ओर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक साइकिल की तरह, यानी कि घूमने लग जाएगा, रोटेट करने लग जाएगा टरबाइन। तो टरबाइन जब रोटेट करने लग जाएगा तो टरबाइन से क्या है, एक सॉफ्ट जिसे अपन बोल सकते हैं, रॉड जिसे बोल सकते हैं, तो सॉफ्ट की मदद से इस टरबाइन को अल्टरनेटर से कनेक्ट किया जाता है। तो टरबाइन से जैसे कि ये सॉफ्ट रॉड हो गई, ठीक है। अब इस पे क्या है, यहाँ पे टरबाइन लगा हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पे जैसे ये सॉफ्ट लग गई और इस जगह पे अल्टरनेटर बना दिया जाता है, माना कि ये अल्टरनेटर यहाँ पे बना दिया। अब ये अल्टरनेटर छोटा मोटा नहीं, जो अपनी शादी ब्याह में अल्टरनेटर आता है वो वाला अल्टरनेटर नहीं है, बहुत बड़े बड़े अल्टरनेटर होते हैं, है ना भाई। तो सुनो, क्योंकि भाई इस विद्युत को व्यवसायिक रूप से कार्य में लेना है, इसको बहुत बड़े स्तर पे कार्य लेना है, इसलिए बड़ा अल्टरनेटर रहेगा, ठीक है। अब देखो ये जो अल्टरनेटर है भाई, वैसे तो अल्टरनेटर देखो बहुत बड़े बड़े आ गए, लेकिन अगर मुख्यतः आपसे पूछा जाए, वैसे जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे अलग अलग केवीए के अल्टरनेटर आने लग गए। एक चीज़ का ध्यान रखना, अल्टरनेटर की जो क्षमता मापी जाती है वो मापी जाती है केवीए में। किस में भाई, केवीए में, ठीक है। तो ये लगभग 50,000 से लेकर 1.5 लाख केवीए तक के अल्टरनेटर पाए जाते हैं। कहाँ से भाई, 1.5 लाख से लेकर लाख से, ओ सॉरी 50,000 से लेके, है ना भाई। तो अपन कह सकते हैं 50 के से लेकर कितने तक भाई, 150 के तक, 150 के तक केवीए में कह सकते हैं अपन 150 केवीए, किलो वोल्ट एम्पियर तक के क्या रहते हैं, अल्टरनेटर रहते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि शाफ्ट पर जब ये टरबाइन जुड़ा हुआ है तो टरबाइन रोटेट करेगा, घूमेगा, उसके साथ साथ ये शाफ्ट जो है ये भी क्या करेगी, घूमने लग जाएगी। तो ये घूमने लग जाएगी तो भाई अल्टरनेटर के अंदर क्या होता है, अल्टरनेटर के अंदर जो होता है इस शाफ्ट पर लगा हुआ एक रोटर होता है। क्या होता है, रोटर, ठीक है। तो रोटर क्या करता है, रोटर इस शाफ्ट के साथ साथ घूमने लग जाएगा। अब रोटर जो होता है इसके चारों तरफ, यहाँ पे देखो अल्टरनेटर के चारों तरफ इस तरीके से बॉडी में इस तरीके से बॉडी से टच में नहीं रहेगा, ये स्टेटर लगा हुआ होता है जिसमें वाइंडिंग की जाती है और वहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र तैयार किया जाता है। जब अल्टरनेटर जो होता है वो जैसे जैसे घूमेगा तो वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो क्रेट है, या फिर कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो यहाँ पे तैयार है उसकी रेखाओं का ये छेदन करेगा, रेखाओं का मतलब काटेगा, और काटने के फलस्वरूप इस अल्टरनेटर के कारण जो स्टेटर में वाइंडिंग की गई है
इस रोटर में एक ईएमएफ जनरेट होगा और वो जो ईएमएफ होगा वही क्या होगी, विद्युत धारा। तो ये किस तरीके से तैयार हो रहा है, पानी गिराकर इस पर। तो बात समझ में आ गई होगी। अब देखो इसमें क्या होता है कि शुरुआती लागत काफी सारी आती है भाई। डैम बनाना, नदी जा रही है तो नदी के बीचों बीच अब डैम बनाना है, तो नदी को रोकना भी है, कितना टाइम समय तक रोकना है, क्योंकि सीमेंट ऐसे नदी में डालेंगे बह के निकल जाएगी। तो भाई इसका जो शुरुआती लागत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत कॉस्टली होता है, लेकिन बाद में बड़ा मज़ा आ जाता है ना भाई। देखो पहले अगर आप मेहनत कर लेंगे तो बाद में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी या बाद में आपको प्रॉफिट होगा, ऐसा होता है। तो वैसा ही सिस्टम इसमें है, ठीक है भाई। तो ये जो था ये था अपना जल शक्ति केंद्र, जिसे अपन कह सकते हैं वाटर पावर प्लांट, ठीक है भाई। तो ये हो गया जल शक्ति केंद्र। इस तरीके से जल के द्वारा विद्युत जनरेट की जाती है। अब जो हम बात करेंगे नेक्स्ट, वो करेंगे भाई साहब हम ताप शक्ति केंद्र, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है और इसको बहुत अच्छे से अपन पढ़ेंगे। तो चलिए इसको अपन मिटा देते हैं और अभी हम देखते हैं ताप शक्ति केंद्र। ताप शक्ति केंद्र, देखो भाई ताप शक्ति केंद्र में होता क्या है कि इसमें ये बहुत बड़े पैमाने पर इसका कार्य होता है, बहुत ज़्यादा। यह है ना टेम्परेचर वाला जो है, इसे आप टेम्परेचर पावर प्लांट आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं थर्मल पावर प्लांट भी आप इसे कह सकते हैं। अब इसमें देखो होता क्या है कि इसमें एक पात्र लिया जाता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि पात्र छोटा मोटा ले लिया, है ना भाई, छोटा मोटा ले लिया इतना सा पात्र, नहीं। अगर बड़े स्तर पे कार्य करना है तो बड़ा पात्र होगा, है ना, बहुत बड़ा पात्र होता है। उसमें क्या होता है, पानी भर दिया जाता है। मैं यहाँ पे पानी भर रहा हूँ, लेकिन उसमें ऐसा पानी नहीं भरा जाता, उसमें ऐसे पाइप नुमा संरचनाएं होती है। कुछ इस तरीके से पाइप बने हुए होते हैं, पतले पतले पाइप होते हैं इस तरीके से, फिर वो घूमते हुए, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से ना पाइप बने हुए रहते हैं, इनके बीच स्पेस होता है, इनके बीच क्या होता है भाई, स्पेस होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर ये इस तरीके से पाइप नुमा संरचना बनी होगी, तो ये बीच में खाली रहेगा, इसके अंदर क्या रहेगा, पानी भरा हुआ रहेगा। इन पाइपों में पानी भरा हुआ रहेगा, ये जो पाइप है इसमें पानी भरा रहेगा। इसका कारण क्या है पाइप नुमा बनाने का, वो भी मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। तो इस तरीके से जैसे कि ये पाइप नुमा संरचनाएं बना दी और इसमें भर देता है भाई पानी भर देगा, फिर आगे क्या करेगा वो भी हम थोड़ा देखते हैं। देखो पहले ये बना लेते हैं, तो चलो ये बना लिया अपन ने पाइप नुमा संरचनाएं। अब देखो इसमें क्या भरा जाता है, पानी भरा जाता है भाई, इसमें क्या भरा जाता है, पानी भर दिए। होता क्या है कि नीचे में यहाँ पे आग लगाई जाती है, ये जैसे कि इधर आग लगा दी है हम, ठीक है। तो आग में लकड़ी यूज में ले सकते हैं आप, कोयला यूज में ले सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि गन्ने की जो खोई होती है वो भी यूज में लिया जाता है। लेकिन यदि बड़े पैमाने पर आपको कार्य करना है तो वहाँ पे कोयला ही लिया जाता है। जैसे कि नेशनल थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं वहाँ पे मुख्य रूप से कोयला ही प्रयोग में लिया जाता है। उसका कारण ये होता है, देखो अगर यहाँ पे आप गन्ने की खोई ये सब जला रहे हो तो उसका जो वो आप जलाएंगे, एक तो उनका जो उसमें प्रभाव जो रहेगा, या हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर का जो प्रभाव रहेगा वो जल्दी से जल जाएगा। कोयला जो होता है उसका महीन चूर्ण बनाया जाता है, फिर उसको जलाया जाता है, तो उसमें क्या है जो अशुद्धियाँ होती है वो भी थोड़ी कम पाई जाती है, जो रहती है वो निकाल देते हैं। प्रोसेस होता है उनका निकालने का, किस तरीके से निकालना है किस तरीके से नहीं निकालना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि लकड़ी जलाया जाए तो भाई साहब इसमें तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा काम, और इतना बड़ा जो कार्य किया जा रहा है एक व्यावसायिक रूप पे इस विद्युत को कार्य में लिया जाएगा तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दे दिया जाए कि थर्मल पावर प्लांट जो है वहाँ पे जलाने के लिए क्या प्रयोग में लिया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि लकड़ी भी लिया जाता है, गन्ने की खोई ली जाती है, और क्या लिया जाता है यहाँ पे कोयला लिया जाता है, ठीक है भाई। अब सुनो, अब होता क्या है कि यहाँ पे आग जलने लग गई भाई, आग जलेगी तो उष्मा यानी कि हीट पैदा होगी, है ना भाई, हीट पैदा होगी। तो यहाँ पे जो ये पात्र होता है इसको पूरा बंद कर दिया जाता है। जैसे अपना कुकर होता है ना, तो कुकर बंद कर दिया जाता है। तो कुकर में होता क्या है, जब नीचे से आग लगाते हैं और ढक्कन पैक कर दिए तो वहाँ पे सीटी जो होती है आप समझ सकते हैं, तो जब भाप पैदा होगी बहुत सारी, तो होता क्या है कि पानी से जब भाप बनती है तो उसकी डेंसिटी जो होती है
वो यहाँ पे घट जाती है, यानी कि उसका घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो घनत्व कम होगा तो आयतन क्या होगा, ज्यादा, मतलब आकार उसका बढ़ जाएगा। तो आकार बढ़ जाएगा तो भाई बढ़ने के लिए उसके पास जगह होनी चाहिए, एक स्पेस होना चाहिए। बढ़ेगा जब तक पॉसिबल है तब तक बढ़ेगा, बाद में बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तब एक ऐसी स्थिति आएगी कि उस समय पे उसको स्पेस चाहिए ही चाहिए। आपने देखा होगा काफी बार कुकर वगैरह जो फट जाते हैं तो उनका कारण क्या होता है कि जो ऊपर में सीटी लगी हुई रहती है भाई वो ऊपर उठ ही नहीं पाती। जब प्रेशर डाला, अगर भाप ने उसके ऊपर प्रेशर डाला तो सीटी जो है जो बचती है वो ऊपर नहीं उठ पाती, और ऊपर जब नहीं उठ पाती तो एयर निकलने के लिए जो वाल्व रहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि एयर निकलने के लिए जो छिद्र रहते हैं वो वहां पे नहीं खुल पाते, और उस स्थिति में कुकर जो होता है ये क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है भाई, तो देखो सोचो कुकर के अंदर जो वाष्प बन रही है उसमें कितना पावर है, तो वहां पे जो बड़े स्तर पे नेशनल थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं वहां पे क्या होता होगा, है ना भाई। तो देखो होता क्या है कि यहां से एक पाइप ले लिया जाता है, पाइप के द्वारा इस वाष्प को अल्टरनेटर की टरबाइन पर हाई प्रेशर से, ऐसा नहीं नॉर्मल प्रेशर, हाई प्रेशर से गिराया जाता है, जिससे अल्टरनेटर की जो टरबाइन होती है, अब टरबाइन की देखो टरबाइन को 3 भागों में बांटा गया है ना। तो जैसे कि हाई पावर टरबाइन होती है, एक इंटरमीडियम टरबाइन होती है, लो पावर टरबाइन आप बोल सकते हैं। तो उनको अलग अलग में बांटा गया, सबसे पहले हाई पे जाएगी, फिर इंटरमीडियम पे जाएगी और फिर लो पर जाएगी। तो देखो होता क्या है कि ये जो यहाँ से वाष्प निकल रही है, तो पहली बात, पहला क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि जो वाष्प निकलती है, यहां से जो वाष्प निकलकर जो टरबाइन पर गिरती है उसका टेम्परेचर कितना होता है, तो भाई उसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है लगभग 550 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक। भाई ध्यान रखना इस चीज का, 550 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक किसका, वाष्प का क्या होता है, टेम्परेचर। देखो वाष्प बन रही है ये, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर रहेगा 550 से लेके 1000। अब देखो कभी कभी किसी किसी बुक में यदि आपको यहाँ पे मान लीजिए 540 दे दिया जाए, कि किसी किसी में है 540 डिग्री सेल्सियस भी आपको मिलेगा, तो भाई आपको 540 अगर दे दिया जाए तो वो भी आंसर कर देना। वो कहते हैं ना कि जब बीवी हाथ ना आए तो वरमाला साली के गले में डाल देनी चाहिए। मतलब ये तो अपने हाथ में नहीं आ रहा, लेकिन उसका जो पड़ोसी है वो आपको देख लेना है। तो पड़ोसी भाई साहब 540 से 1000 में क्या कर लूंगा, देख लूंगा। अगर मान लीजिए मेरे पास ये नहीं आ रहा, आपके पास आ रहा है कि 550 से लेकर 990 डिग्री सेल्सियस, तो क्या आप इसको आंसर नहीं देंगे, तो आप बिल्कुल आंसर देंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना कि आपको थोड़ा सा पड़ोसी देख लेना है। ठीक है, तो काफी बार होता है कि कमेंट्स में आप लिखोगे सर किसी बुक में तो इतना लिख रखा है, किसी में इतना लिख रखा है ना भाई, तो ये होता है। अब देखो ये एक चीज तो हो गई कि इसका जो टेम्परेचर रहेगा वो कितना रहेगा, 550 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक। अब देखो यहाँ पे वही प्रोसेस हो जाता है, वही अल्टरनेटर आ जाता है, अल्टरनेटर से वही शाफ्ट जुड़ी रहती है, शाफ्ट से वही टरबाइन जुड़ा रहेगा, टरबाइन को बस वहां पे घुमाना है। क्यों, अल्टरनेटर क्या कहता है कि भाई आप मुझे ना मैकेनिकल एनर्जी दो, मुझे आप यांत्रिक ऊर्जा दो, मैं आपको क्या दे दूंगा, विद्युत ऊर्जा दे दूंगा, अर्थात इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहाँ पे अल्टरनेटर को जो मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है, अपन आप कहे कि यांत्रिक ऊर्जा जो मिल रही है, वो किससे मिल रही है, टरबाइन से। टरबाइन को किससे मिल रही है, इस भाप से। बात समझ में आ गई होगी। अल्टरनेटर घूमेगा वही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अब अल्टरनेटर की देखो जो घूर्णन गति होती है यहाँ पे वो होती है लगभग 300 आरपीएम की, 300 आरपीएम, ये चीज का भी ध्यान रखना। अब सॉरी 3000 आरपीएम, ठीक है, 3000 आरपीएम की उसकी क्या होती है, रोटेटिंग गति होती है, मतलब रूट पर मिनट इसकी फुल फॉर्म होती है आरपीएम की। ठीक है, तो 3000 राउंड 1 मिनट में वो काट लेगा, कौन, अल्टरनेटर। ठीक है भाई, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि अल्टरनेटर जो होता है ये 3000 आरपीएम पर रोटेट करता है। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट जो होता है उसके अंदर। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो टरबाइन होती है, टरबाइन उस पर प्रेशर जो डाला जाता है वो कितना डलता है, तो अगर प्रेशर की बात करें तो वो लगभग 250 केजी का प्रेशर उस पर क्या किया जाता है, डाला जाता है, फोर्स डाला जाता है, दबाव डाला जाता है। ठीक है भाई, लगभग 250 किलो, आप समझ सकते हैं कि 250 किलो 2.5 क्विंटल हो गया, है ना।
मतलब अपन कह सकते हैं कि 2.5 क्विंटल बहुत सारा प्रेशर है, वो टरबाइन पे डाला जाएगा। जब टरबाइन पे डाला जाएगा तो टरबाइन क्या करेगी, हलचल पैदा होगी, मतलब वो रोटेट करने लग जाएगी। तो इस प्रोसेस से जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी हमें प्राप्त हो जाती है, फिर उसको ग्रिड को दे दिया जाता है। ग्रिड उसको स्टेप अप करके ट्रांसफार्मर से स्टेप अप करता है, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे पारेषण लाइनों के अंदर। तो स्टेप अप करता है, उसके बाद सब स्टेशनों को दे देता है, सब स्टेशन उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है, वो सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। तो ये जो था ये था अपना ताप शक्ति केंद्र, ठीक है भाई। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं परमाणविक शक्ति, जिसे अपन एटॉमिक पावर प्लांट भी बोल सकते हैं। इसको अपन मिटा देते हैं, 2 अपने कंप्लीट हो गए। परमाणविक शक्ति, परमाणविक शक्ति क्या होती है? देखो आपने पढ़ा होगा और सुना होगा कि जापान के 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी। वर्ल्ड वार के अंदर अमेरिका ने जापान के इन 2 बड़े शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। यहाँ परमाणविक उस परमाणु से ही संबंधित है। तो वो जो बम गिराए थे उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया गया था, और उस यूरेनियम का जो नाम था वो था 235 और यूरेनियम 239, ठीक है, यानी कि 239, ठीक है। यूरेनियम 235 और 239 का वहां पे प्रयोग किया गया था। अब यूरेनियम होता क्या भाई? यूरेनियम ना मैं कहूँगा बहुत डेंजर चीज़ है। मतलब यूरेनियम एक ऐसा पदार्थ है कि यदि आप छोटा सा टुकड़ा, मात्र छोटा सा टुकड़ा, यदि 100 ग्राम का टुकड़ा आप अपने कमरे में लेकर 3 से 4 दिन तक अगर सो गए, या फिर 3 से 4 दिन अपने कमरे में उसे खुला रख लिया, तो गारंटेड तो नहीं कहूँगा लेकिन व्यक्ति की मौत हो सकती है। गारंटेड मैं ये कह सकता हूं कि यदि आप भाई देखो अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग कैपेसिटी होती है। कोई व्यक्ति किसी चीज़ से ज़्यादा देर तक लड़ सकता है, कोई व्यक्ति कम देर तक लड़ सकता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 3-4 दिन में व्यक्ति गारंटेड मर जाएगा, नहीं, मर सकता है। कोई कोई व्यक्ति 3 दिन भी नहीं लेगा, 2 दिन में ही मर जाएगा, और कोई व्यक्ति 5 दिन 6 दिन। उसकी कैपेसिटी कितनी है ना भाई, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी कितनी है, ये चीज देखी जाती है। तो यूरेनियम इतना डेंजर है कि आप उसके साथ कुछ भी मत करो, केवल उसको रख दो, उसी में वो इतना नुकसानदायक है कि व्यक्ति को 3-4 दिन के अंदर ही मौत के घाट उतार देगा। बात समझ में आ रही है? तो इतना डेंजर होता है ये यूरेनियम। अब भाई साहब जो ये यूरेनियम होता है इसका प्रयोग जो परमाणविक शक्ति केंद्र जो होते हैं वहां पे किए जाते हैं, केंद्र पर, ठीक है, यानी कि जो एटॉमिक पावर प्लांट जो होते हैं वहां पे किया जाता है, ठीक है। अब सुनो किस तरीके से यूज में करते हैं, किस तरीके से नहीं करते हैं, वो भी हम देखेंगे। अब देखो ये जो यूरेनियम होता है ये किस तरीके से होता है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपके उसको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। ये इतना घातक क्यों होता है? जैसे कि आपने देखा होगा कि परमाणु जो बम है इससे लोग इतना डरते हैं, इस पर बैन किया हुआ कि परमाणु बम जब जापान पे डाला उसके बाद में इस पर बैन कर दिया गया। तो क्यों किया, क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जब यूरेनियम के टुकड़े होते हैं ना, तो जैसे कि माना कि इससे एक टुकड़ा निकला, या फिर हम कहेंगे कि इसके 2 टुकड़े निकल गए, यूरेनियम का एक टुकड़ा ये निकल गया, एक टुकड़ा ये निकल गया, तो यहाँ पे टोटल यूरेनियम अपने पास कितने आ गए? 3 यूरेनियम आ गए। तो ये जो एक है ना भाई साहब, इसमें क्या होता है कि ये एक फिर से 3 निकालेगा, 1 2 3, और ये भी कितने निकालेगा? 3, यानी कि 1 2 3। अब ये भी कितने निकालेगा? 3, यानी कि 1 2 और 3। समझ में आ रही है? अरे यहीं तक ये सीमित नहीं है, आगे भी बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा कि ये जो अब ये पैदा हो गए, भाई देखो ऐसा है कि हमारा दादा एक है, बाप जो है हमारे 3 भाई है, सभी के 3-3 बच्चे, बच्चों के भी 3-3, फिर उनके भी 3-3, ऐसे पैदा होते ही जाते हैं और फैलता ही जाता है, फैलता ही जाता है, है ना। तो ये जो है ये भाई साहब फिर से इसके 3 पैदा हो जाएंगे। आपने देखा होगा ना कि म्यूचुअल फंड या फिर वो एक आदमी जोड़ने वाली कंपनियां होती है,
उसमें कहता है कि भाई साहब आप 8,000 रुपये दो, आपको हम कोट पैंट देंगे, और इस तरीके से आपको एक इतना बड़ा चार्ट बता देगा, थोड़ा समझा देगा, लैपटॉप में आपको दिखाएगा कि देखो देखो इस तरीके से बड़े बड़े वो हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, उनमें ना इतना पैसा कमा रहे हैं, और आपको वो बता देगा कि 2 महीने बाद आपकी लगभग अर्निंग 1 करोड़ से 1.5 यानी कि 1.5 करोड़ रुपए आप कमाने लग जाओगे। आपको ऐसा बोल देता है। वही सिस्टम ये है कि आदमी से आदमी जोड़ो, आदमी से आदमी जोड़ो। अब पता नहीं वो तो होता है कि नहीं होता है, मुझे मालूम नहीं उसके बारे में, मैं केवल समझाने के लिए आपको ये बताया हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक में से एक तार में से तार निकलता ही जाता है, फैलता ही जाता है, ये होता है यूरेनियम। इसीलिए जो परमाणु बम जो होते हैं उनके अंदर क्या किया जाता है, यूरेनियम प्रयोग में लिया जाता है। यूरेनियम 235 और यूरेनियम 339 का प्रयोग किया जाता है। अब ये नाम मैंने क्यों बताया, क्योंकि इनमें से यूरेनियम जो 335 है, ये सॉरी 235 है, इसको परमाणु के जो हथियार होते हैं, परमाणु बम होते हैं, उसमें यूज किया जाता है, इसको भी किया जाता है। किंतु अपने विद्युतीय परमाणविक शक्ति केंद्रों पर केवल और केवल कौन सा प्रयोग में लिया जाता है, 239। ध्यान रखें इस चीज का, ठीक है। अब सुनो आगे देखो भाई, तो यूरेनियम कितने का लेंगे, 239 का अपन क्या करेंगे यहाँ पे प्रयोग करेंगे। एक होता है थोरियम। यहाँ पे देखो परमाणविक जो अपना शक्ति केंद्र होता है उसमें थोरियम भी यूज किया जाता है, सॉरी थ्योरियम। थ्योरियम जो होता है ये भी क्या किया जाता है, यूज में लिया जाता है। तो जब भी आपसे पूछे क्वेश्चन कि भाई परमाणु शक्ति केंद्र में, या फिर कह सकते हैं कि एटॉमिक पावर प्लांट में किस धातु का, या फिर आपसे कहे कि किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो आपको वहां पे क्या ले लेना है भाई, एक तो यूरेनियम और एक क्या ले लेना है, थ्योरियम, ठीक है। तो इसका क्या किया जाता है प्रयोग। जैसे कि परमाणु भट्टी होती है ना, अरे देखो सुनो, इसमें इतना पावर होता है यूरेनियम में कि एक छोटा सा, मात्र छोटा सा इसका जो कण है ना, उससे मात्र छोटा सा, क्यों, 1 से 1 निकल रहा है, फिर उससे 3 निकल रहा है। तो परमाणु जो भट्टी होती है उसमें भी यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो आप कहोगे कि जो परमाणु भट्टी होती है तो क्या वो उसमें फैलता नहीं है? परमाणु भट्टी में भाई साहब यूरेनियम का अगर प्रयोग किया जा रहा है तो वहां पे ऐसा नहीं है क्या कि आग बहुत ज्यादा लग रही है, या फिर ये एनर्जी जो उत्पन्न कर रहा है, हीट जो है उत्पन्न कर रहा है, उसके कण में से कण निकल रहे हैं, तो फिर ऐसा नहीं होगा क्या कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा? तो ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि इसमें जितने की ज़रूरत होती है उतने निकलने देते हैं। उसके बाद माना कि मुझे अभी यहाँ पे टोटल 10 कण की जरूरत है, या फिर 4 की मेरे को ज़रूरत है, तो 4 क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे 4 यहाँ से, या फिर 3 करेंगे। सोचो 3 करेंगे तो उसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे जाने से कुछ इस तरीके से सिस्टम किया जाता है कि 2 को दबा दिया जाता है, निष्क्रिय कर दिया जाता है 2 को, और 1 को सुचारू रूप से चालू रख दिया जाता है ना। तो वही कंटिन्यूटी बनी रहती है। फिर यानी कि ये भी एक पैदा करेगा, ये भी एक, जैसे कि लगा देते हैं ना जनसंख्या वृद्धि पे प्रतिरोध, वैसे ही यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि नहीं, 1 से ज़्यादा पैदा नहीं करोगे, है ना भाई। तो इसी तरीके से यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है परमाणु भट्टी के अंदर, ठीक है भाई। तो ये होता है परमाणविक शक्ति केंद्र। इसी के आधार पे यानी कि क्या किया जाता है, आग जलाया जाता है, ठीक है, वाष्प उत्पन्न की जाती है, और वाष्प को क्या किया जाता है, वही टरबाइन पे गिरा जाता है, वही थर्मल पावर प्लांट वाला ही काम आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यूरेनियम कम मात्रा में यूज कर सकते हैं। अगर आपको जैसे कि थर्मल पावर प्लांट बनाना है तो बहुत सैकड़ों टन आपको कोयला चाहिए होगा। यहाँ पे इतना आपको जरूरत नहीं है, नहीं, बहुत कम मात्रा में आपको यूरेनियम चाहिए। उसके लिए एक बड़ा पावर प्लांट लगाना, यानी कि कोयला को आपको रखना है, तो उसके लिए एक स्टोरेज भी होना चाहिए, है ना। पानी जो है उसके लिए भी आपके लिए स्टोरेज होना चाहिए। उसके लिए जैसे कि कोयला आ रहा है तो भाई टन, बहुत सैकड़ों टन अगर कोयला आ रहा है तो उसके लिए आपको यातायात के साधनों की भी जरूरत है ना। तो वो चीज़ें हैं। बाकी काम बाद में, वाष्प बन रही है, हीट पैदा हो रही है, वाष्प टरबाइन पे गिर रही है, आगे की प्रोसेस वही होती है, सेम प्रोसेस रहेगी। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, परमाणविक शक्ति द्वारा भी विद्युत प्राप्त की जाती है। आगे बात समझ में? चलो अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट हमारा है वो है भाई डीजल, डीजल शक्ति केंद्र, या फिर कह सकते हैं कि डीजल पावर प्लांट। अब डीजल पावर प्लांट तो नहीं कहेंगे इसे, डीजल शक्ति ही कह देंगे। क्यों?
क्योंकि देखो डीजल ये सबसे कॉस्टली पड़ता है। अगर हम देखें सभी की तुलना करें तो सबसे महंगा जो प्लांट होगा या फिर कहेंगे कि सबसे महंगा जो केंद्र बनेगा वो यहाँ पे डीजल वाला ही बनता है। तो इसे क्या है, इमरजेंसी में काम में लिया जाता है। आपने देखा होगा शादी ब्याह जब होता है तो उसमें डीजल जनरेटर आता है, हमको पहले बोल दिया जाता है कि भाई डीजल लेके आना, आपको 100 लीटर या फिर 150 लीटर जितना भी आपको बोलेगा, एक क्वांटिटी आपको दे देगा कि जैसे कि 20 लीटर 30 लीटर, जिस तरीके से आपका वहाँ पे डेकोरेशन होगा, जितने पावर की खपत होगी उसी के अकॉर्डिंग आप डीजे मंगवाओगे, डीजे नहीं डीजी डीजल जनरेटर, ठीक है, वो मंगवाओगे और उसी के अकॉर्डिंग आपसे वो फ्यूल की डिमांड करेगा कि इतना फ्यूल आपको लेके आना है। तो होता क्या है, देखो वहाँ पे ऐसी कोई सुविधा मतलब अपन उपलब्ध कर नहीं सकते, जैसे कि पावर चला गया कि वहाँ पे डैम बना दिया तुरंत। अरे एक शादी के लिए एक नाइट के लिए वहाँ पे डैम बनाएंगे क्या? नहीं ना, ऐसा तो नहीं करेंगे। यूरेनियम अगर लेके अपन प्रयोग करते हैं वहाँ पे, तो भाई साहब ऐसे सिचुएशन में हमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी होगी। दूसरी बात, वहाँ पे जो यूरेनियम में से एक में से 3 निकल रहे हैं और 2 को मार रहा है, वो चीज़ भी हमें उनको कंट्रोल भी करना होगा। तो ये सारी चीज़ों का भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है भाई। अब आप कहोगे थर्मल पावर प्लांट बना ले, तो उसमें भी काफ़ी सारी प्रोसेस होती है। कोयला लेके आएंगे, कोयला लेके जलाएंगे, वाष्प पैदा करेंगे, एक पात्र बनाएंगे जिसमें गर्म पानी होना चाहिए, फिर वाष्प पैदा होगी, फिर हमें एक अल्टरनेटर चाहिए, उसके लिए एक टरबाइन चाहिए, बहुत सारी प्रोसेसों से गुजरना पड़ेगा। इससे अच्छा अपन क्या करते हैं कि या तो जैसे कि ट्रैक्टर रहता है, ट्रैक्टर के पीछे अल्टरनेटर लगा रहेगा तो ट्रैक्टर से उसको घुमा दिया जाएगा, अन्यथा डीजल जनरेटर से अल्टरनेटर को घुमाया जाएगा जो कि उसी में कनेक्ट रहता है, वो आता है, ठीक है। तो वो जो आता है भाई साहब, वो रहता है डीजल जनरेटर जो रहता है वो रहता है इमरजेंसी के लिए। तो हम कह सकते हैं कि डीजल शक्ति केंद्र या फिर कहें कि डीजल से अगर विद्युत प्राप्त करते हैं तो वो इमरजेंसी में करते हैं। ये क्या होती है, ये महंगी पड़ती है या फिर कॉस्टली, अपन कह सकते हैं कि ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है ये वाला सिस्टम, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये थोड़ा महंगा होता है। क्या होता है? महंगा। जो इसमें फ्यूल भरा जाता है, भले ही केरोसिन भरे कुछ भी भरे, लेकिन वो क्या रहेगा? महंगा रहेगा। और आपातकालीन स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। आपातकालीन स्थिति में इसका क्या किया जाता है भाई? प्रयोग किया जाता है। बाकी आप समझ सकते हैं कि डीजल इंजन में डालेंगे, डीजल उसमें डालेंगे तो इंजन वो जो भी डीजी रहेगा वो क्या करेगा कि ऑक्सीजन के मिश्रण के साथ, ऑक्सीजन और डीजल का मिश्रण इंजन को प्रोवाइड करवाएगा और इंजन वहाँ पे क्या करेगा? हीट पैदा करेगा। और हीट पैदा करेगा तो हीट क्या करेगा? हीट जो टरबाइन जो होती है, अल्टरनेटर की टरबाइन या फिर डीजल जो इंजन होता है उसके अंदर टरबाइन बनी हुई होती है, उसको प्रोवाइड करवाएगा, उसको मैकेनिकल देगा, मतलब उससे क्या देगा? यांत्रिक शक्ति देगा, जिससे वो घूमने लग जाएगा और उसी डीजी से शाफ्ट के मदद से जुड़ा हुआ अल्टरनेटर रहता है और अल्टरनेटर को क्या किया जाएगा? घुमाया जाएगा। जैसे जैसे अल्टर घूमेगा, जितनी स्पीड में अल्टरनेटर घूमेगा उतना ही ज़्यादा, मैं कहूँगा कि उतनी ही ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी। आपने देखा होगा कि जब ट्रैक्टर के पीछे अल्टरनेटर लगा हुआ रहता है, जैसे ही ट्रैक्टर का एक्सीलेटर अपन खींच दिया, एक्सीलेटर बोले तो उसकी रेस बढ़ा दी है अपन, तो रेस जैसे ही बढ़ाएंगे तो रेस बढ़ाते ही क्या होगा? वो तेज तेज घूमेगा अल्टरनेटर, और तेज तेज घूमेगा तो उस समय क्या होता है कि पावर ज़्यादा मिलने लग जाता है। यदि आपने देखा होगा काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई कोई ना बहुत खुरापाती दिमाग वाले रहते हैं, तो वहाँ पे खड़ा रहता है, जैसे कि ट्रैक्टर अभी डीजी चला रहा है तो वो आदमी वहाँ का जो ऑपरेटर रहेगा ना वो खड़ा रहेगा, नहीं तो कोई आदमी आ गया, क्योंकि शादी में ना ये सब चलता रहता है, नशे वसे ये सब, तो कोई भी लोग आ गया, समझो कि अरे क्या ये ट्रैक्टर धीरे धीरे चल रहा है, तो उसका पूरा एक्सीलेटर खींच दिया। तो अगर एक्सीलेटर खींच देगा तो बहुत तेज़ी से घूमेगा, और बहुत तेज़ी से घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा क्या होगी? प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करवाएगा। तो बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करवाने से होगा क्या कि जो भी वैद्युतिक यंत्र है उसमें हानि पहुंचेगी, खराब हो जाएंगे, फूट जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उसमें हानि पहुंच जाएगी भाई, जितनी उसको ज़रूरत है। अगर सोचो कि 100 वोल्ट वाला अगर आपको जैसे कि बल्ब दे दिया जाए, अब अगर उसमें धारा प्रोवाइड 100 से ज़्यादा हो रही है, आप जैसे कि
एक टाइम पे मान लीजिए आप खाने में 2 रोटी खाते हैं, तो आपको यदि अगर 5 दे दिया जाए कि खाओ, तो होगा क्या, परेशान होंगे ना। तो वैसा ही सिस्टम उसमें है। तो भाई ये होता है डीजल शक्ति केंद्र, बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अगर 5वें नंबर की बात करें तो वो होती है सोलर एनर्जी। सौर ऊर्जा के द्वारा, सूर्य के द्वारा हमें क्या प्राप्त हो जाती है, विद्युत धारा प्राप्त हो जाती है, जो कि आजकल बहुतायत मात्रा में चल रही है और इसका बहुत ज़्यादा क्रेज है। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि वो वहाँ पे अल्टरनेटर नहीं होता। बस ये चीज़ का ध्यान रखना, सोलर एनर्जी के अंदर अल्टरनेटर नहीं लगाया जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी जो पारेषण लाइनें हैं, किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह इस विद्युत का ट्रांसमिशन किया जाता है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।